नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काली पहाड़ी का जादूगर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। रामगढ़ के राजा प्रताप सिंह की सुपुत्री राजकुमारी जनक जवान हो चुकी थी। राजा प्रताप सिंह उसका विवाह कर देना चाहते थे, मगर राजकुमारी ने अपने विवाह की एक अजीब सी शर्त उनके सामने रख दी थी। पिताश्री, मैं सिर्फ उस युवक से शादी करूंगी जो काली पहाड़ी पर रहने वाले जादूगर शंकर अली का दिल लाकर मुझे देगा, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ये कैसे हो सकता है बेटी? इसमें ना होने वाली क्या बात है पिताश्री? इतना बहादुर युवक कौन हो सकता है जो इतने जोखिम भरे काम को अंजाम दे सकता हो? इस संसार में कोई तो बहादुर युवक होगा, और अगर एक भी ऐसा युवक नहीं है तो किसी कायर की पत्नी बनकर क्या लाभ। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो बेटी? क्योंकि मुझे शंकर अली से बदला लेना है। किस बात का बदला? ये मैं अभी किसी को नहीं बता सकती। इतना कहने के पश्चात राजकुमारी तुरंत कक्ष से बाहर निकल गई। राजकुमारी की शर्त के कारण राजा प्रताप सिंह चिंतित हो उठे। ना जाने ये कैसी अजीबोगरीब शर्त रखती है राजकुमारी ने। पता नहीं कोई उसकी शर्त पूरी कर सकेगा भी या नहीं। और फिर पूरे राज्य में राजकुमारी की शर्त के बारे में मुनादी करा दी गई। राजकुमारी की शर्त के बारे में जो कोई भी सुनता हैरान हो उठता। ये कैसी शर्त रखी है राजकुमारी ने? बड़ी अजीब शर्त है। सुना है जादूगर शंकर अली बड़ा खतरनाक है। भला राजकुमारी की शर्त के लिए कौन जान जोखिम में डालेगा? कोई तो माई का लाल ऐसा होगा ही। राजकुमारी ने ये शर्त खुद सोच कर ही रखी होगी। चलो देखते हैं कौन राजकुमारी की शर्त पूरी करता है। राजकुमारी की शर्त के बारे में अन्य राज्यों में भी खबर भिजवा दी गई थी। राजकुमारी की शर्त जानकर सभी राजा हैरान हो उठे थे। जब ये खबर बेलागढ़ के राजा भोजराज के पास पहुंची, तब बड़ी अजीब शर्त है, लेकिन समझ में नहीं आया राजकुमारी ने ये अजीब शर्त क्यों रखी है। राजा भोजराज ने तत्काल युवराज चंद्र प्रकाश को बुलवाया और उसे राजकुमारी जनक के शर्त के बारे में बताया। शर्त के बारे में जानकर मैं राजकुमारी की शर्त पूरी करूंगा पिताजी। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि तुम राजकुमारी की शर्त पूरी करो। मैं आज ही राजकुमारी से मिलने जा रहा हूँ। मैं शीघ्र अतिशीघ्र काली पहाड़ी की ओर कूच कर देना चाहता हूँ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। हमें विश्वास है कि एक दिन तुम सफल होकर लौटोगे। माँ काली और आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा पिताजी। और फिर चंद्र प्रकाश दरबार से बाहर निकल गया। रामगढ़ राज्य में जग्गी और देवा नाम के दो ठग रहते थे। राजकुमारी की शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला, तब ये कौन सी बड़ी बात है, हम शीघ्र ही राजकुमारी के सामने शंकर अली का दिल पेश कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते नहीं शंकर अली कितना खतरनाक और बड़ा जादूगर है? अम्मा यार, हम ठग हैं, हमें चतुराई से काम लेना होगा। इस बार हम राजकुमारी को ठगेंगे। वो कैसे? हम किसी का भी दिल राजकुमारी के आगे पेश कर देंगे। दिल पर क्या लिखा होगा? ये शंकर अली का दिल नहीं, किसी और का दिल है। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम दिल कहाँ से लाएंगे? उसकी तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा। लेकिन राजकुमारी से शादी कौन करेगा, तुम या मैं? और दोनों जोर से हंस पड़े थे। राजकुमारी तुम ले लेना, मुझे तो सिर्फ धन चाहिए। वो तो राजा बनने के बाद मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे दूंगा। इधर राजमहल के एक कक्ष में राजकुमार चंद्र प्रकाश राजकुमारी जनक से कह रहा था, आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा। आपको देखकर मुझे भी लग रहा है कि आप मेरी शर्त पूरी कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए राजकुमारी जी, जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। राजकुमार कक्ष से बाहर आ गया और फिर रास्ते की कठिनाइयों को पार करता हुआ राजकुमार चंद्र प्रकाश अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। रक्षा करना महाकाली, मुझे सुरक्षित मेरी मंजिल तक पहुंचा देना। 8वें दिन के पश्चात ठग जग्गी और देवा कांच के शोकेस में दिल लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। महाराज, हम जादूगर शंकर अली का दिल ले आए हैं। अब आप घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह हमसे कर दीजिए। अरे, ये तो वास्तव में ही दिल लेकर आए हैं। जग्गी और देवा की बहादुरी पर सभी दरबारी प्रशंसात्मक निगाहों से दोनों को देखने लगे थे।
राजकुमारी को भी वहां बुला लिया गया था। दिल का मुआयना करने के बाद उसने सिपाहियों को दोनों ठगों को बंदीगृह में डाल देने का हुक्म दे दिया। लेकिन राजकुमारी जी, हमें बंदीगृह में क्यों डाला जा रहा है? हमने तो आपकी शर्त पूरी की है। शर्त पूरी नहीं की, हमें धोखा देने की कोशिश की है। ये शंकर अली का दिल नहीं है। और फिर राजकुमारी के आदेश पर सिपाही दोनों को बंदीगृह की ओर ले गए। बंदीगृह में पहुंचकर बकसने गए थे नवाज बक्साने रोजे गले पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा राजकुमारी को ये कैसे पता चला कि ये शंकर अली का दिल नहीं है। अवश्य ही शंकर अली के दिल की कोई विशेषता होगी। हम तो औषधियाँ बेचने वाले से दिल खरीद कर लाए थे, हमारे पैसे भी बेकार गए। चिंता मत करो, मैं कोई और तरकीब सोचूंगा। राजकुमार चंद्रप्रकाश को यात्रा करते हुए आज 8 दिन गुजर गए थे। फल खाकर और नदी का पानी पीकर इस वक्त वो विशाल पेड़ पर मचान बनाकर लेटा हुआ था। 8 दिन हो गए हैं यात्रा करते हुए, लेकिन मंजिल अभी भी मुझसे दूर है। फिर वो सोने की कोशिश करने लगा। जंगली जानवरों के डर से चंद्रप्रकाश मचान पर सोता था और घोड़ा पेड़ के साथ बांध देता था। आधी रात को अचानक किन्हीं आवाजों को सुनकर राजकुमार चंद्रप्रकाश की आंख खुल गई। अरे, ये कैसी आवाजें हैं जिन्होंने मुझे जागने पर विवश कर दिया है? साथ ही वो उठकर बैठ गया। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। ओह, तो ये बात है। हिन। साथ ही उसने अपना धनुष उठा लिया। तभी शेर ने दहाड़ते हुए घोड़े पर छलांग लगा दी। दहाड़। हिन। डर के कारण घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाया था, लेकिन शेर घोड़े को कोई नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही चंद्रप्रकाश ने बाण छोड़ दिया। सर। दहाड़। जहर बुझा बाण शेर के जिस्म में घुस गया था। उसके बाद चंद्रप्रकाश ने एक और बाण चलाया। जहर बुझे बाणों के कारण शेर पृथ्वी पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा था। हिन। उसके बाद चंद्रप्रकाश मचान से नीचे उतर आया। चंद्रप्रकाश प्यार से घोड़े की पीठ को सहलाने लगा था। और कुछ देर बाद शेर शांत हो गया। अगले दिन चंद्रप्रकाश की यात्रा पुनः शुरू हो गई थी। थोड़ा आगे चलने पर चंद्रप्रकाश की नजर एक कुटिया पर पड़ी। इस बियावान जंगल में कुटिया, मुझे देखना चाहिए इसमें कौन रहता है। चंद्रप्रकाश ने घोड़े को बांधा और कुटिया में आ गया। कुटिया में एक साधु आसन पर बैठा माला फेर रहा था। प्रणाम साधु महाराज। आओ वत्स, आसन पर बैठो। फिर चंद्रप्रकाश एक आसन पर बैठ गया। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? मैं काली पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ साधु महाराज। और फिर चंद्रप्रकाश ने साधु को पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर साधु गंभीर हो गया। लेकिन जादूगर शंकर अली बेहद खतरनाक है वत्स। उसने मंत्र बल से कई इंसानों को जानवर बनाकर रखा हुआ है। कुछ भी हो, मैं राजकुमारी की शर्त अवश्य पूरी करूंगा। चंद्रप्रकाश का दृढ़ निश्चय देखकर साधु ने प्रसन्न होकर जेब से कोई वस्तु निकाली और हम तुमसे प्रसन्न हैं वत्स। हम तुम्हें ये मंत्रित मन का दे रहे हैं। इसे मुंह में रखने से तुम किसी को नजर नहीं आओगे और मनके को छुआ देने से जानवर बने इंसान पुनः अपने असली रूप में आ जाएंगे। इनके अलावा भी इनकी बहुत सी विशेषताएं हैं। धन्यवाद साधु महाराज। मैं इस मनके को हिफाजत से रखूंगा और लौटते वक्त आपको वापस कर दूंगा। चंद्रप्रकाश ने बड़ी हिफाजत से मनके को अपने पास रख लिया। जाओ वत्स, तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटो। अच्छा साधु महाराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। और चंद्रप्रकाश कुटिया से बाहर आ गया। चंद्रप्रकाश प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि तभी चंद्रप्रकाश ठहर गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। ठहरो राजकुमार। कौन है? तभी घोड़े पर सवार एक और राजकुमार चंद्रप्रकाश के पास आ गया। और क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ के राजकुमार हो और इस बियावान में कहाँ जा रहे हो? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? चंद्रप्रकाश की बात सुनकर आगंतुक राजकुमार हंस पड़ा था। और बहुत खूब, मैं मगध राज्य का राजा राजकुमार विक्रम सिंह हूँ। बहुत खूब, मैं मगध राज्य का राजकुमार विक्रम सिंह हूँ और जादूगर शंकर अली का दिल लेने काली पहाड़ी की ओर जा रहा हूँ। और मैं भी वही जा रहा हूँ। और चंद्रप्रकाश ने पूरी बात विक्रम सिंह को बता दी। हकीकत जानकर जब दोनों एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं तो हमारी हार जीत का फैसला कैसे होगा? तुम्हें अंदाजा नहीं शंकर अली कितना खतरनाक है। जो कोई उसका दिल निकालने में सफल हो गया, जीत उसी की होगी।
तो ठीक है, मैं चलता हूँ, शंकर अली के महल में मुलाकात होगी। तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। चंद्रप्रकाश विक्रम को जाते देखता रहा। शंकर अली से टकराने की पहल तुम्हारी है विक्रम, लेकिन जब उसके सामने पहुंचोगे तब तुम्हारी सारी चालाकी धरी रह जाएगी बच्चे। तत्पश्चात चंद्रप्रकाश ने भी घोड़े को एड़ लगा दी। दोपहर तक चंद्रप्रकाश काली पहाड़ी तक जा पहुंचा था। काली पहाड़ी तो आ गई, अब मुझे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर शंकर अली के महल तक पहुंचना होगा। और चंद्रप्रकाश बेखौफ काली पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। चंद्रप्रकाश अभी चढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बीच रास्ते पर खड़ी एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। आए, ये खूबसूरत भला यहाँ क्या कर रही है? मुझे इससे पूछना चाहिए। शिकार इधर ही आ रहा है। चंद्रप्रकाश घोड़ा युवती के समीप ले गया। और तुम कौन हो सुंदरी, और इस खतरनाक स्थान पर क्या कर रही हो? मेरा नाम सुमन लता है, यहाँ घूम रही हूँ। इस निर्जन स्थान पर तुम घूम रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? जबकि यहाँ से थोड़ी दूर पर खतरनाक जादूगर शंकर अली भी रहता है। ऐसे स्थानों पर घूमना मेरा शौक है, मैं किसी से नहीं डरती। सुमन लता की सुंदरता चंद्रप्रकाश के हृदय के गहराइयों में उतरती जा रही थी। चंद्रप्रकाश मुग्ध दृष्टि से उसे देखते जा रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो राजकुमार? लगता है ईश्वर ने फुर्सत में बैठकर तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। चंद्रप्रकाश की बात सुनकर सुमन लता लज्जा उठी। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे विवाह करोगे राजकुमार? तुमसे विवाह करके मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा रूप सुंदरी। चंद्रप्रकाश खोया खोया सा बोला था। सुमन लता ने देखा कि चंद्रप्रकाश पूरी तरह उसके रूप जाल में फंस चुका है। तो फिर आओ मेरे साथ, चलो। और चंद्रप्रकाश सुमन लता के रूप जाल में फंसा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चंद्रप्रकाश अभी थोड़े ही आगे बढ़ा था कि तभी उसे लगा जैसे कि आगे कुटिया वाला साधु आकर खड़ा हो गया है। इस मायावी स्त्री के पीछे कहाँ जा रहे हो वत्स? मायावी? मैं इससे विवाह करने जा रहा हूँ साधु महाराज। चंद्रप्रकाश की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और, मूर्ख, ये शंकर अली की माया है। ये तुम्हें शंकर अली के पास ले जा रही है, वो तुम्हें जानवर बना देगा। नहीं, मनके को मुट्ठी में दबाकर महाकाली का ध्यान करो, तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। आगे भी मुसीबत के वक्त ऐसा ही करना। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। चंद्रप्रकाश ने मन का निकाला और उसे मुट्ठी में दबाकर महाकाली का सुमरन और ध्यान करने लगा। जय महाकाली भद्रकाली, जय माँ ज्वाला। ये रुककर तुम क्या कर रहे हो राजकुमार? आओ मेरे साथ। मन के और महाकाली के ध्यान का समुचित असर हुआ और देखते देखते सुमन लता अदृश्य होने लगी। आश्चर्य है, कुछ क्षणों के बाद वो पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। शुक्र है प्रभु, जो मुझे साधु महाराज ने शंकर अली की माया से बचा लिया, वरना कुछ देर बाद मैं भी जानवर बन चुका होता। और फिर चंद्रप्रकाश घोड़े पर सवार होकर पुनः शंकर अली के महल की ओर बढ़ने लगा। मुझे तो साधु महाराज ने वक्त पर आकर बचा लिया, लेकिन विक्रम अवश्य ही शंकर अली की माया में फंसकर जानवर बन चुका होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर शंकर अली का विशाल महल नजर आने लगा था। महल से थोड़ा पहले चंद्रप्रकाश ने पेड़ों की आड़ में घोड़े को बांधकर उसके आगे घास डाल दी। ले भाई राजा, तू यहीं ठहर कर घास खा और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करके आता हूँ। महल के समीप पहुंचकर चंद्रप्रकाश रुक गया। विशाल फाटक पर दो पहरेदार इधर उधर घूमकर पहरा दे रहे थे। अब मुझे अदृश्य होकर इन पहरेदारों तक पहुंच जाना चाहिए। इनसे निपटने के बाद ही अंदर पहुंचा जा सकता है। चंद्रप्रकाश ने मुंह में मनका रखा और अदृश्य होकर पहरेदारों की ओर बढ़ा। चंद्रप्रकाश ने एक पहरेदार के समीप पहुंचकर जोर से उसके सिर पर चपत मारी। हरामजादे, तूने मुझे क्यों मारा? तभी चंद्रप्रकाश ने दूसरे पहरेदार के सिर पर भी चपत दे मारी। दूसरा पहरेदार भी चपत खाकर और गाली सुनकर आग बुबला हो उठा। खुद मुझे मारकर कहता है कि मैंने तुझे मारा? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। तू मुझे क्या बताएगा? उससे पहले मैं ही तुझे बता चुका हूँगा। और फिर दोनों पहरेदार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों पहरेदार बुरी तरह एक दूसरे को मार रहे थे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तू क्या सोच रहा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा? जब तक ये लड़ झगड़ कर निपटे तब तक मैं भीतर पहुंच जाता हूँ। चंद्रप्रकाश फाटक खोलकर भीतर आ गया। भीतर आने के बाद उसने फाटक पुनः बंद कर दिया। अंदर आकर चंद्रप्रकाश ने देखा गैलरी में दूर दूर तक आग जल रही थी। इस गैलरी को पार करके ही अंदर पहुंचा जा सकता था। ओह, यहाँ तो दूर दूर तक आग ही आग नजर आ रही है। इस आग को कैसे पार किया जाएगा? चंद्रप्रकाश ने मन का जेब में रखा और आग को पार करने का उपाय सोचने लगा। एकाएक चंद्रप्रकाश
के दिमाग में एक विचार बिजली की भांति कौंधा। अरे, इतनी प्रचंड आग की गर्मी मुझे जरा भी महसूस नहीं हो रही है, और आग भी एक ही स्थान पर जल रही है। मुझे देखना चाहिए, कहीं ये मायावी आग तो नहीं। चंद्रप्रकाश आगे बढ़ा और उसने अपनी एक उंगली आग में डाल दी। आश्चर्य, आग का चंद्रप्रकाश की उंगली पर कोई असर नहीं हुआ था। ओह, वास्तव में आग मायावी है। और चंद्रप्रकाश बेखौफ आग में घुसता चला गया। चंद्रप्रकाश आग के बीच से ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे वहां आग नहीं, शीतल पवन चल रही हो। आग खत्म हुई तो आगे पानी नजर आने लगा। ओह, काफी गहरा पानी है। शायद आग की भांति यह भी मायावी है। चंद्रप्रकाश ने अपना दायां पैर पानी में रख दिया। पानी भी मायावी था, अतः चंद्रप्रकाश बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ता चला गया। देखने में पानी है, मगर वास्तविकता में ये सपाट फर्श है। पानी खत्म हुआ तो आगे एक दीवार आ गई, यानी रास्ता बंद हो गया था। ओह, यहाँ आकर तो आगे जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। चंद्रप्रकाश ने दीवार को खटखटा कर देखा, मगर चंद्रप्रकाश का हाथ हवा में इधर उधर लहरा कर रह गया। यहाँ भी मायावी दीवार थी। भाई, मान गए जादूगर साहब तुम्हारी तिलस्मी दिमाग को। चंद्रप्रकाश दीवार को पार कर गया। अब चंद्रप्रकाश जिस स्थान पर खड़ा था वो एक हॉल कमरा था जिसमें कई दरवाजे थे। ओह, यहाँ आकर तो आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया है। चंद्रप्रकाश ने आगे बढ़कर एक दरवाजा खोला तो बाहर एक विशाल आंगन नजर आया। चंद्रप्रकाश आंगन में आ गया। यहाँ तो इधर उधर बहुत सारे कमरे नजर आ रहे हैं। एक एक करके सारे कमरे देखने होंगे इनमें क्या है। तत्पश्चात चंद्रप्रकाश ने एक दरवाजा खोलकर देखा तो वो रसोई थी। रसोई में तरह तरह के पकवान, फल और मिठाई सजी हुई है, जिन्हें देखकर चंद्रप्रकाश की भूख चमक उठी थी। बड़े जोरों की भूख लगी है, पहले भोजन करूं फिर कुछ और करूंगा। चंद्रप्रकाश ने फल, मिठाइयाँ और पकवान खाने चाहे, मगर उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। यहाँ सारा सामान भी मायावी है, मगर मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? तभी चंद्रप्रकाश की नज़र कपड़ों से ढकी थाली पर पड़ी। चंद्रप्रकाश ने कपड़ा हटाकर देखा तो बड़ी सी थाली में फल, पकवान और मिठाइयाँ रखी थी। ये थाली ढकी हुई अलग रखी है, अवश्य ही ये माल असली है। वास्तव में थाली में रखा खाना यानी सामान असली था। चंद्रप्रकाश खाने में जुट गया। वाह, क्या लजीज खाना है, मजा आ गया। चंद्रप्रकाश ने पेट भरकर खाना खाया और तृप्त होकर आंगन में आ गया। खाने का तो लुत्फ आ गया। अब मैं अपने काम में लगता हूँ। और फिर चंद्रप्रकाश एक कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। जिस कमरे में इस वक्त चंद्रप्रकाश खड़ा था उसमें से एक हिरन इधर उधर घूम रहा था। इस कमरे में तो सिर्फ ये एक हिरन घूम रहा है, जो पता नहीं वास्तव में हिरन है या हिरन के रूप में इंसान। चंद्रप्रकाश को देखकर हिरन उसके समीप आ गया। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो चंद्रप्रकाश से कुछ कहना चाहता है। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। शायद हिरन के रूप में तुम कोई इंसान हो। चंद्रप्रकाश की बात की समर्थन में हिरन ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।